तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था कि क्या कंडीशंस थे इंडिया में जो मुगल काल के, जिसकी वजह से औरंगजेब की डेथ के बाद जो चीजें थी, जो एनोमली थी, वो चारों तरफ प्रिवेलेंट थी और कहीं स्टेबिलिटी एम्पायर में नहीं थी। सो दिस लॉस इन स्टेबिलिटी इन द एम्पायर कॉज्ड वेरियस फैक्शंस टू शो अप। कई चीजें हो रही थी इंडिया में और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे भी कई सारे ब्रॉड चेंजेस आ रहे थे। जैसे जो अरब्स हैं और जो तुर्क्स हैं, इन लोगों ने पूरा मिडिल ईस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था। इन 15th सेंचुरी व्हेन द कॉन्स्टेंटाइनोपल फेल, जब कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा, रोमन की राजधानी गिरी, तो उस पूरी रोमन साम्राज्य जहां तक था वहां पे पूरा अरब का और तुर्क्स का क्या हो गया, कब्जा हो गया। सो इस पूरी जगह पे, इस पूरे रीजन पे जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है और इस पूरे रीजन पे अरब्स एंड तुर्क्स का, जो अरब ट्रेवलर्स थे, उन सब लोगों का कब्जा हो गया था, उनका एम्पायर बन गया था। सो जो उनकी डायनेस्टी थी, उनकी जो एम्पायर थी, अब होता क्या था, जो इंडिया से पहले पुराने जो ट्रेड रूट जाता था वो वाया सिल्क रूट, बाई रोड जाता था, वो इसी रास्ते से वो सामान यूरोप पहुंचता था। और यूरोप में इंडिया की कई सारी कमोडिटीज की हाई डिमांड थी। द इंडियन फाइनेस्ट टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स, मसलिन्स लाइक एंड स्पाइसेस, पेपर्स, कॉन्डिमेंट्स, मसाले, ऐसी कई चीजों की बहुत ह्यूज डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। एंड यूरोपियन शुरू से इन चीजों को इंडिया से इंपोर्ट करते थे, जो ट्रेवलर सिल्क रूट या वाया लैंड रूट से लेके जाते थे। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब अरब लोगों ने कब्जा कर लिया पूरे मिडिल ईस्ट के रास्ते पे, उसके बाद इन लोगों को, कई जो ट्रेवलर्स आते जाते थे, उन लोगों से कई बार टैक्स लिया जाता था, पोल लिया जाता था और कई बार आने जाने में भी रोका जाता था। तो यूरोप को काफी प्रॉब्लम होने लगी इंडिया के साथ डायरेक्ट एक लिंक कनेक्शन करने में। सो हुआ क्या, इंग्लैंड एंड ऑल दोज कंट्रीज इन यूरोप सब धीरे धीरे अभी फ्लोरिश कर रही थी, बढ़ रही थी। और सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी तेज हो रही थी पूरे यूरोपियन नेशंस में, यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में, वो थी शिप बिल्डिंग। जो पानी के जहाज बनाने का काम था वो बहुत तेजी से हो रहा था, जिसमें जिनोवा नाम की एक कंट्री थी और वेनिस, ये दो कंट्रीज थी जिसमें शिप बिल्डिंग का काम बहुत अच्छा होता था। अच्छा, जिनोवा में शिप बिल्डिंग का काम अच्छा होता था और वेनिस में शिप बिल्डिंग के साथ, और वेनिस की इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी थी। तो हुआ क्या, जो स्पेन है और पुर्तगाल है, स्पेन एंड पुर्तगाल, ये दो कंट्रीज जो थी, इन्होंने सोचा कि चलो हम दुनिया में हर अलग अलग कोने में जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्यों एक्सप्लोर करते हैं? क्योंकि अब शिप्स थी, सबके पास शिप्स बननी शुरू हो गई। अब सबने सोचा कि हम एक लंबे वॉयज पे निकलेंगे, एक समुद्री रास्ते पे, और वी विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। सपोज वी कैन फाइंड सम न्यू कॉन्टिनेंट्स, कुछ नई जगहों की तलाश में हम सब चारों तरफ जाएंगे। सो स्पेन एंड पुर्तगाल ने ये चीज की पहल की। दे स्टार्टेड टू लुक अराउंड द वर्ल्ड सिनेरियो। और इस चीज में वेनिस और जिनोवा ने उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हेल्प की और शिप से हेल्प की। अब सबसे पहली कंट्री स्पेन एंड पुर्तगाल, ये दो कंट्रीज अपनी अपनी जगहों पर निकलने के लिए वॉयज के रास्ते पे शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल ने स्टार्ट किया। सो जो इंडिया के साथ ट्रेड था, वो ट्रेड अब एब्रप्ट हो चुका था। समरी में ये कह सकते हैं हम, किसके वजह से, जो मिडिल ईस्ट को पूरा अरब लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड देयर वर नो अदर लैंड रूट्स टू रीच इंडिया एंड टू कंटिन्यू द ट्रेड दैट वाज ऑलरेडी फ्लरिशिंग। सो उस ट्रेड को अब कंटिन्यू करने के लिए दे वुड हैव टू फाइंड ए सी रूट एंड ऑल्सो दैट शुड बी मोर कम्युनिकेबल। बहुत आसान और बहुत अच्छे से सेफ एंड साउंड एक सी रूट की जरूरत थी, और ऐसे सी रूट के लिए एक वॉयज पे निकलना जरूरी था। सो इंडिया को खोजने के लिए और ऐसे ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के खोज में पुर्तगाल का पहला वास्को डी गामा 1498 में निकला, और निकलने के बाद अफ्रीका के नीचे वाया केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट बंदरगाह पर 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा। वास्को डी गामा अपने साथ 3 शिप्स लाया था, और जब वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचा तो कैलिकट का जो किंग था, किंग जमोरिन, उसने बहुत वार्म वेलकम दिया इनको, वास्को डी गामा जी को। और वास्को डी गामा ने वहां पे जो व्यापार था वो व्यापार किया, और उसके बाद वहां से वास्को डी गामा जब वापस आया तो वास्को डी गामा ने देखा कि जो कार्गो वो लेके गया था,
जैसे 3 गुना चीज वो बेचने के लिए आया था इंडिया में, और इंडिया से जो मुनाफा था वो ऑलमोस्ट 16 टाइम्स था। सो इट वाज ए वेरी मेजर बेनिफिट फॉर हिम। सो उन्होंने देखा कि जब हम 3 गुना के बदले 16 गुना प्रॉफिट कमाते हैं, सो इस वास्ट रिच कॉन्टिनेंट को हम ऑक्यूपाई करते हैं, और नहीं ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, इस वास्ट रिच कॉन्टिनेंट के साथ हम अपना व्यापार बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, इस चीज में फोकस करना शुरू किया। सो वास्को ड गामा जब वापस गया, और वास्को ड गामा वापस जाने के बाद जब पुर्तगाल पहुंचा, तो पुर्तगाल में कई लोगों ने उससे रिव्यूज मांगे, और वास्को ड गामा ने ये सारी बातें उनको बताई। सो पुर्तगाल को पता चल चुका था कि ईस्ट में कंट्री है जिसका नाम जो भी है, सब कॉन्टिनेंट एक खोजा उन्होंने, सो इंडिया को, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक वास्ट रिचेज हैं स्पाइसेस की, कॉन्डिमेंट्स की और तमाम चीजों की, जिनकी ह्यूज डिमांड है यूरोपियन मार्केट्स में। सो इसके बाद जब पुर्तगाल पहुंच गया, तो वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा। ठीक उसी के बाद एक और पुर्तगाली, एक प्राइवेट आदमी पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, वो भी 1500 ईस्वी में फिर से इंडिया आया। और पेड्रो के इंडिया आने के बाद क्या हुआ कि इंडिया में जब वो आया व्यापार करने, तो उसी बीच में उसकी थोड़ी बहुत लड़ाइयां हो गई गुजरात और गोवा के कुछ किंग्स से और किंग्स के कुछ सैनिकों के साथ। सो थोड़ा ड्रिफ्टिंग हुई। उसके बाद पेड्रो वापस आया, और वास्को डी गामा 1501 में दोबारा 1501 में दोबारा वास्को डी गामा गया इंडिया। सो इंडिया में दोबारा कालीकट पहुंचा, और इस बार 1501 से लेके कुछ दिन तक वो वहां पे रहा। उसने वहां पे कुछ डिप्लोमेटिक टाइज एंड रिलेशंस बनाए, और बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के चलते 3 फैक्ट्रीज खोली पुर्तगालियों ने। पहली फैक्ट्री खुली कैलीकट में, दूसरी खुली कन्नानौर में, और 2 फैक्ट्रीज खुली, पहली कैलीकट में और दूसरी कन्नानौर में। सो ये 2 फैक्ट्रीज इन्होंने खोली, और उसके बाद 1503 तक ये 2 फैक्ट्रीज खुल गई, और 1504 में इन्होंने एक और फैक्ट्री खोली कोचीन में। सो टोटल 3 फैक्ट्रीज पुर्तगालियों ने खोल दिया इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे। अब इनका बिजनेस जो था बहुत स्मूथली रन कर रहा था, लेकिन पुर्तगालियों के साथ एक समस्या थी। पुर्तगाली जो थे, ये लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत रखते थे। मतलब अपनी क्रिश्चियनिटी को बहुत तेजी से प्रोफाउंडली वो लोग ओवरथ्रो करते थे, जो वहां के इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के, उनके ऊपर। सो जब भी आप कहीं ट्रेड के रूप में गए हैं, एंड यू आर नॉट ए पॉलिटिकल पावर टू कंट्रोल ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द रीजन, सो आपको किसी चीज को इतनी तेजी से ओवरलैप नहीं करना चाहिए। सो इससे क्या हुआ, जनता के अंदर इनके प्रति बहुत रोष था, क्योंकि जबरदस्ती क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत ज्यादा मात्रा में भेजते थे, और लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह करवाते थे। सो 1501 की कहानी ये हुई, और 1503 तक 3 फैक्ट्रियां, 1504 तक 3 फैक्ट्रियां बन गई पुर्तगालियों की। 1504 के बाद 1505 में पहला गवर्नर पुर्तगालियों का भारत आया। सो जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब भारत आया, तो उसने भारत के रास्ते में आते समय, रास्ते में ही जब वो पहुंचा था, तो उसने यहाँ एक प्रॉब्लम देखी कि जो इजिप्ट का राजा था, ये इजिप्ट का राजा था ममलूक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, ममलूक सुल्तान थे यहाँ के वो, और गोवा और गुजरात के राजा, तीनों लोगों ने मिलकर एक आपस में एक अलायंस बना लिया था, और जो अलायंस बना था पुर्तगालियों को रोकने के लिए। तो उन्होंने इनके पुर्तगालियों के शिप्स पे हमला कर दिया, जिसमें जो गवर्नर थे अल्मीडा और उनका बेटा भी था, और इस लड़ाई में अल्मीडा का बेटा मारा गया, और अल्मीडा का बेटा मारा गया। और इसी के 4 साल बाद 1509 में अल्मीडा ने इन तीनों ताकतों को दोबारा लड़ाई की, और उसने दोबारा पूरे इजिप्ट को, और इजिप्ट के सुल्तान को, और गुजरात और गोवा के राजाओं को हराया, और अपने बेटे की मौत का एवेंज किया, बदला लिया। सो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, बिकॉज द होल उसकी फाइटिंग और ये सब खाली समंदर में ही होती रही। सो ब्लू वाटर पॉलिसी, इनकी जो पॉलिसी है उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। सो अल्मीडा के बाद जो अगले गवर्नर बने वो थे अल्बुकरुकी। सो अल्बुकरुकी या अल्ब्यूकर, जो भी कहिए आप। सो ये अल्फोंसो डी अल्बुकरुकी जो सेकंड गवर्नर जनरल बना, ये बना 1510 में, एंड ही इज सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। सो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल जो संस्थापक था उसको कहते हैं, कौन था? अल्बुकरुक था। क्यों? अल्बुकरुक की जो पॉलिसीज थी, जो तरीके थे काम करने के, वो बहुत अच्छे थे। सबसे पहले 1510 में ये जब गवर्नर बना, और 1510 में इसने एक बहुत मेजर अचीवमेंट किया। जो बीजापुर के राजा थे, इन्होंने बीजापुर के राजा से गोवा को कैप्चर कर लिया,
कैप्चर किया, मांगा नहीं कैप्चर कर लिया। सो गोवा को हथिया लिया गया। सो कहा जा सकता है, एक हिसाब से आप कह सकते हो, सिंस द लास्ट बैक्ट्रियन एंड ग्रीक किंग्स इन एंशिएंट हिस्ट्री व्हेन दे यूज्ड टू, जब वो भारत के इस जगह पे जम्मू कश्मीर और जो सिंध और पाकिस्तान का जगह है, इंडस जहां बहती है, इस जगह पे जो कब्जा हुआ था बैक्ट्रियन ग्रीक्स का, उस समय के बाद अगर कोई अंग्रेज कई हजारों सालों के बाद जो पहला अंग्रेज जिसने भारत के किसी हिस्से को कब्जे में लिया, वो पुर्तगाली कौन था? अल्बुकर्क। और वो जगह कौन सी थी? गोवा। सो गोवा वाज द, एक्चुअली इन मॉडर्न हिस्ट्री, गोवा इज द फर्स्ट इंडियन रीजन दैट इज बीन ऑक्यूपाइड बाय ए यूरोपियन पावर। सो अल्बुकर्क के बाद फिर एक गवर्नर बना नीनो डा कुन्हा। सो नीनो डा कुन्हा 1929 में ये गवर्नर बना और इसने जो गोवा को पहले ही हथिया लिया था अल्बुकर्क ने, तो इसने अब क्या किया, जो कैपिटल थी गोवा की अभी तक वो कैलिकट थी, तो इन्होंने कैलिकट से कैपिटल को कहां शिफ्ट करवा दिया? गोवा। सो अब पुर्तगालियों की नई कैपिटल क्या बन गई? गोवा। ठीक इसी तरफ जब पुर्तगाली इतना सब काम कर रहे थे, तो जैसे एक जंगल में आग फैलती जाती है और इसका धुआं बहुत तेजी से उठता है, तो जितनी आग नहीं फैलती धुआं उससे ज्यादा उठता है। सो इतना रिच सब कॉन्टिनेंट ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता था बाकी यूरोपियन पावर से। सो धीरे धीरे बाकी यूरोपियन पावर्स को भी पता चलता गया, इंग्लैंड को पता चला और डच को पता चला जो नीदरलैंड है। सो नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रेंच, डेन्स, डेनिश, ऐसी 5 टोटल, पहली पुर्तगाल, दूसरी इंग्लिश, तीसरी नीदरलैंड, चौथी डेनिश और 5वीं डच। हाँ, ये 5 जो कंपनीज हैं, 5 ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग भारत में आई और ये 5 यूरोपियन कंट्रीज भारत में अलग अलग समय पे आई। सो जिस समय पुर्तगाली चल रहे थे उसी समय अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला और क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में एक चार्टर दिया 15 साल का, जो वहां की एक प्राइवेट कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी। उसे 15 साल का चार्टर दिया गया कि जाइए आप ईस्ट में अपना ट्रेड कीजिए और उन्हें यह भी इजाजत दी गई कि आप वहां पे टेरिटरीज भी एक्वायर कर सकते हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1609 ईस्वी में पहला अंग्रेज जो कैप्टन हॉकिंस था वो पहुंचा जहांगीर के दरबार में। सो क्यों पहुंचा जहांगीर के दरबार में? ट्रेड करने के लिए। सो ट्रेड कंसेशंस के लिए, ट्रेड की इजाजत पाने के लिए जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा, तो जहांगीर से इजाजत लेने के लिए जैसे इसने इजाजत मांगी इसने, तो जहांगीर ने रेडिली इजाजत दे दी कि आप जाइए सूरत में अपना व्यापार कीजिए। सो सूरत में अपना व्यापार करने के लिए इंग्लैंड कैप्टन हॉकिंस को इजाजत मिल गई थी। बट क्या था, जहांगीर का जो दरबार था वहां कुछ पुर्तगाली पहले से थे और पुर्तगाली किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते थे कि कोई और यूरोपियन पावर इस रास्ते पे या इस ट्रेड पे हमारे साथ कंपटीशन करे। सो दे वांटेड टू बी द सोल रूलर्स और सोल ट्रेडर्स ऑफ दिस होल रीजन। वो किसी के साथ कंपटीशन नहीं चाहते थे, ड्रिफ्ट नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, फोर्स किया जो जहांगीर था उसको कि ये जो आपने दिया है परमिशन, इस परमिशन को वापस ले लिया जाए। सो 1611 के लगभग 1609 के बाद 2 ही साल में 1611 में वापस ले लिया गया ये सूरत में ट्रेड करने की इजाजत जो दी गई थी अंग्रेजों को। सो 1611 में जब ऐसा हुआ, सो वहां का जो अंग्रेज थे वो बहुत क्रोधित हुए और अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी इनके साथ, पुर्तगालियों के साथ, एक डिसाइडिंग मैटर कि क्यों आप हमको रोक रहे हो। दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो 1612 में ये लड़ाई हुई और 1612 में इस लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। जब अंग्रेजों से पुर्तगाली हार गए तो ये चीज जहांगीर को पता चली और जहांगीर ने बहुत अपलॉड किया अंग्रेजों को, क्योंकि जहांगीर भी कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से खफा था। क्यों? पुर्तगाली कुछ ज्यादा ही अंदर उसके जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था जहांगीर का, उसके अंदर भी आके इन्फ्लुएंस करते थे। फिर एक आप मोनार्क के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हो, वो मोनार्क इंडिया का राजा है, उसके ऊपर ही हैज द विल टू गिव ट्रेडिंग कंसेशन टू व्हाटएवर कंपनी ही लाइक्स, चाहे जिसको भी वो दे सकता है। पर आप उन्हें फोर्स करते थे कि इन्हें ट्रेड ना करने दिया जाए, इन्हें करने दिया जाए, इन्हें ना करने दिया जाए, इन्हें। तो वो एक राजा है, उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी पुर्तगालियों की। सो जब पुर्तगाली 1612 में हारे अंग्रेजों से तो इस चीज से बहुत खुश हुआ वो जो जहांगीर था। और इसी के बाद 1609 के बाद 1613
1613 में दोबारा वहां के जो राजा थे इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट, उन्होंने एक और व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था कैप्टन थॉमस रो। कैप्टन थॉमस रो 1613 में आया दोबारा कोर्ट में। तब तक जहांगीर के बाद औरंगजेब राजा बन चुका था और औरंगजेब से उन्होंने, कैप्टन थॉमस रो ने व्यापार करने की इजाजत ले ली अहमदाबाद, भरूच और सूरत में। सूरत, अहमदाबाद, भरूच में इजाजत मिल गई इन्हें ट्रेड करने की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, जो पहली फैक्ट्री वेस्ट साइड में इंडिया के खुली अंग्रेजों की, वो पहली फैक्ट्री खुली सूरत में। ये सूरत में पहली फैक्ट्री खुल गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई और अंग्रेजों के बाद फ्रेंच भी सीन में आने लगे। फ्रेंच 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कंपनीज डेस ओरिएंटालिस नाम था इस कंपनी का, और ये कंपनी बनी थी ट्रेड करने के लिए ठीक उसी तरह ईस्ट में, और ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ये जो कंपनी थी ये कौन रेगुलेट करता था? गवर्नमेंट को। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, बाद में इसका काम आएगा। जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं थी, दैट वाज ए प्राइवेट एंटिटी व्हिच वाज गिवन ऑथराइजेशन बाय द क्वीन एलिजाबेथ, बट इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी फ्रेंच की, वो एक गवर्नमेंट एंटिटी थी और उसको पूरा रेगुलेट कौन करता था? गवर्नमेंट करता था। और कभी भी आप ये चीज याद रखिए कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हमेशा स्लो रहती है प्राइवेट इंडिविजुअल से। क्या हुआ, 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी फ्रेंच की, और इन्होंने भारत में आए और इन्होंने भी भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली? फ्रेंच में। फ्रेंच की पहली फैक्ट्री खुली वहीं जहां इंग्लिश की पहली फैक्ट्री थी, सेम सूरत। सूरत में पहली फैक्ट्री खुली। अब यहां से इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में समझ में आने लगा इंग्लिश को भी कि फ्रेंच ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इंग्लिश भी ये चीज नहीं चाहते थे और फ्रेंच भी देख रहे थे कि यहाँ ऑलरेडी इंग्लिश वाले मौजूद हैं। फिर इंग्लैंड की जो इंग्लिश थी उनकी पहली फैक्ट्री जो वेस्ट में बनी थी वो सूरत में बनी थी, और साउथ में जो राजा था गोलकोंडा का, उन्होंने इजाजत दी थी इंग्लिश को कि साउथ में भी आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो साउथ में मसूलीपट्टनम नाम की जगह पे इन्होंने दूसरी फैक्ट्री बनाई थी इंग्लिश में, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की दूसरी फैक्ट्री साउथ में जो कहां बनी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी फैक्ट्री बनी। और याद रखिए इंटरेस्टिंग क्या है कि जो फ्रेंच थे इनकी भी दूसरी फैक्ट्री कहां बनी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में फ्रेंच की भी दूसरी फैक्ट्री बन गई। अब यहां से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ड्रिफ्टिंग चालू होने लगी टू ऑक्यूपाई, टू नो हु इज द एल्डर ब्रदर, कौन ज्यादा पावरफुल है इस पूरे सिनेरियो में। इस दोनों के ड्रिफ्ट के बीच में, क्योंकि यही तो पावर्स थी, बाकी और जितने डेन्स, डच, इनके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत है सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो ड्रिफ्टिंग हुई। इनके बीच की ये लड़ाई कब शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी और कैसे खत्म हुई, इसके बारे में जानेंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि जहां जहां अंग्रेजों की फैक्ट्री बनती गई वहां वहां पर फ्रेंच की भी फैक्ट्रीज बनती गई। अब क्या हुआ, अब फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे ये धीरे धीरे ट्रेडिंग से लेकर पॉलिटिकल सिनेरियो की ओर घुस रहे थे। जो साउथ में एक प्रॉपर तरीके से, मतलब जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी में प्रॉपर कब्जा जमा लिया फ्रेंच लोगों ने, और इंग्लैंड का मसूलीपट्टनम था ही। फिर इंग्लैंड ने क्या किया, अपने आप को इंडिया के ईस्ट यानी बंगाल की तरफ शिफ्ट किया, और बंगाल की तरफ पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली बालासोर में। बालासोर तीसरी फैक्ट्री। तीन फैक्ट्री तीन कोनों में। पहली फैक्ट्री वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्ट इंडिया में कहा? सूरत में। साउथ इंडिया में कहा? मसूलीपट्टनम। और ईस्ट इंडिया में बालासोर। इन तीन जगहों पे इंग्लैंड की तीन फैक्ट्री खुली, और पौंडीचेरी पे अभी तक पूरा मतलब एक हिसाब से कब्जा जमा लिया था किन्होंने? फ्रेंच ने। और सूरत में भी फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी। अब एक सक्सेशन शुरू हुआ कि फ्रेंच और इंग्लिश में कौन इस चीज में आगे जाएगा, जिसको कहते हैं कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक एक प्लेस है इस जगह पर, इंडिया के इस जगह पर इंग्लैंड और फ्रेंच की लड़ाइयां हुई। ये कार्नेटिक रीजन है, इस जगह पर इंग्लैंड और फ्रेंच की लड़ाइयां शुरू हुई, और इस लड़ाइयों में डिसिसिव बनाने के लिए कि कौन जीतेगा, ये लड़ाइयां कैसे कैसे हुई हम उसको देखेंगे। तीन लड़ाई हुई, 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, जस्ट रिमेंबर। जो पहली जो लड़ाई थी वो 1744 से 1748 4 साल तक चली, और इस लड़ाई का रीजन इंडिया में नहीं पैदा हुआ था।
इंटरेस्टिंगली इस लड़ाई का रीजन पैदा हुआ था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। याद रखिए, ये जो यूरोपियन पावर्स थे, ये सिर्फ इंडिया को ही इन्होंने नहीं कब्जा किया था। द इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ऑफ द यूरोपियन पावर्स वाज स्कैटर्ड इन ऑल ओवर द ग्लोब। दुनिया के कई देशों पर इन्होंने अपना कब्जा जमा कर रखा था। सो ठीक इसी तरह जैसे ये इंडिया आए थे, ये लोग कहाँ गए थे? यूरोप भी गए थे, यूरोप में अमेरिका भी गए थे, और अमेरिका में भी इनकी 2 कॉलोनीज थी। अमेरिका में कुछ कॉलोनीज अंग्रेजों की थी, कुछ फ्रेंच की, और वहां पे एक लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई के कारण यहाँ पे भी इन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में अंग्रेज जो फ्रेंच था, इनका जो गवर्नर जनरल था डुप्लिक्स, वो बहुत ही एबल और बहुत ही अच्छा कमांडर था, जो लड़ाई में और मिलिट्री के प्रोवेंस में बहुत ज्यादा एबल था, बहुत ज्यादा कमांडिंग था। और जिसकी वजह से ये लड़ाई में, जैसे ये लड़ाई शुरू हुई, मद्रास में जो 1638 में, आपको एक चीज और यहां बताना भूल गया था मैं, कि 1638 में पहली फैक्ट्री, पहला फोर्ट, सॉरी फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री तो 3 हमने बताई आपको इंग्लैंड की, पहला फोर्ट, पहला किला जो बनाया इंग्लैंड ने 1638 में बनाया था, वो मद्रास में। ठीक, 3 किले बनाए थे टोटल, 1638 में मद्रास में, 1668 बॉम्बे। कब? जब बॉम्बे को प्रिंस चार्ल्स से लीज पे लिया गया था। प्रिंस चार्ल्स ने शादी की थी किससे? पुर्तगाल की एक रानी थी उनसे। सो पुर्तगाल की एक राजा की बेटी यानी महारानी से जो प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई, और दहेज में प्रिंस चार्ल्स को बॉम्बे मिला, और प्रिंस चार्ल्स से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाजत या कर्जे पे क्या ले लिया? बॉम्बे ट्रेड करने के लिए। सो 1668 में यहां दूसरा किला बना इंग्लैंड का, और तीसरा 1691 में बना। 1691 में कहां बना? कोलकाता। सो 3 फोर्ट भी थे इन लोगों के, जहां जैसे 3 इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई थी। अब धीरे धीरे जब फुटहोल्ड इनका स्ट्रांग होता गया इंडिया में, तो इन्होंने 3 फोर्ट भी बनाए। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, जो डुप्लिक्स था फ्रेंच का कमांडर, उसकी एबल जनरलमैनशिप ने, उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, मद्रास का जो फोर्ट था इंग्लैंड का, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इस पे कब्जा कर लिया किसने? फ्रेंच ने। और इंग्लैंड हार गया इस चीज में, इस लड़ाई में। बट क्या हुआ, अमेरिका में इंग्लैंड जीत रहा था। तो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि लड़ाई को सीज फायर किया जाए, रोका जाए। तो इंग्लैंड में एक ट्रीटी साइन, अमेरिका में कौन जीत रहा था? इंग्लैंड जीत रहे थे। इंडिया में किसने कब्जा किया? फ्रेंच ने कब्जा किया। दोनों ने सोचा कि चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं, और एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल, इस ट्रीटी के साथ ये लड़ाई यहीं के यहीं बंद हो गई। पर हॉस्टिलिटीज ब्रोक डाउन नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों के बीच में जो ड्रिफ्टिंग थी वो शुरू हो गई थी, और ये लड़ाई अब आगे बढ़ने वाली थी। फिर ये लड़ाई आगे बढ़ी 1749 से 1754। ये था सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, दूसरा आंग्ल और फ्रेंच के बीच में, इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच का वॉर। इस लड़ाई का रीजन इंडिया में शुरू हुआ था। हैदराबाद एक स्टेट है जो साउथ इंडिया में है, जिसको बनाया था आसफ जहां ने। उनका नाम था आसफ जहां या निजामुल मुल्क, जो औरंगजेब के एक नोबल के रूप में काम करते थे पहले। उन्होंने हैदराबाद को बनाया था। उनकी मृत्यु होने के बाद उनका एक बेटा था जिसका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, पर उनका जो नासिर जंग का भी बेटा था मुजफ्फर जंग, वो चाहता था कि ऑफिशियली मैं राजा बनूं। तो ये चीज चलती थी। अब मुजफ्फर जंग बनना चाहता था हैदराबाद का निजाम, और नासिर जंग बनना चाहता था हैदराबाद का निजाम। और ठीक उसी समय ये जो कार्नेटिक इलाका है, ये हैदराबाद है, ये कार्नेटिक है, दोनों जुड़े हुए हैं। सो कार्नेटिक का नवाब जो था अनवरुद्दीन, वो चाहता था कि मैं अपनी कुर्सी पे बना रहूं, पर फ्रेंच उसको हटाना चाहते थे। फ्रेंच किससे हटाना चाहते थे? एक व्यक्ति जिसका नाम था चंदा साहब। चंदा साहब, तो फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे? चंदा साहब को कार्नेटिक का नवाब बनाने के लिए, और किसको? मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाने के लिए। और इंग्लिश यानी इंग्लैंड लोगों ने जो मुजफ्फर जंग, एक सेकंड लिख देते हैं। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। मुजफ्फर जंग को एज ए निजाम हैदराबाद का, चंदा साहिब को एज ए नवाब कार्नेटिक का। और इंग्लिश वाले किसको प्रिफर कर रहे थे? जो नासिर जंग था, नासिर जंग को वो चाहते थे इंग्लिश वाले कि वो हैदराबाद का निजाम बने, और अनवर उद्दीन को चाहते थे कि वो
कार्नेटिक का नवाब बने। इस बीच में ये लड़ाई चालू हुई। अब ये लड़ाई जब चालू हुई तो फिर डुप्लिक्स बहुत जबरदस्त गवर्नर जनरल था, उसने कई जगहों पर इंग्लैंड को हराया और कई इंग्लिश की जो ऑक्यूपेशंस थे उन पर कब्जा जमा लिया। इंग्लिश ने भी वैसे ही रिटेलिएट किया और इंग्लिश पर फिलहाल इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। सो डेसिसिव बैटल नहीं थी ये लड़ाई भी बीच में रुक गई। सो इसके बाद एक फाइनल लड़ाई हुई जिसको 7 ईयर वॉर्स कहते हैं, जो एक डेसिसिव बैटल थी कि अब इस पूरे इंडिया पे किसका एकमात्र कब्जा होगा, कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर इंग्लैंड और फ्रेंच में है जो सोल रूलर बनेगी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की, जिसका इतना रिच जो व्यापार है उस पूरे रिच व्यापार का अकेला फायदा जो उठाएगा वो कौन सा यूरोपियन पावर होगा। ये डिसाइड किया 7 ईयर वॉर्स ने, जो 1758 से 1763 तक चली। और इस लड़ाई में इंग्लैंड ने बहुत अच्छे से फ्रेंच को डिफीट कर दिया और फ्रेंच हार गए। सो फ्रेंच जो हारे, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करवाई गई। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए ये कहा गया, इंग्लैंड लोगों ने फ्रेंच को कहा कि अब आप लोग कहीं और पर ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोगों को सिर्फ पौंडीचेरी हम दे रहे हैं, पौंडीचेरी में आप रहिए और अपना व्यापार कीजिए और आपको और आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि इंग्लैंड जीत गया था और फ्रेंच को भी ये चीज पता चल गई थी। अब एक वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक चीज को जानेंगे, समराइज करेंगे कि व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो द रीजंस वेर few but the reasons were strong। पहला, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ए प्राइवेट एंटिटी जो अपने दम पे कोई भी बहुत जल्दी रूल्स, कोई भी जल्दी ऑर्डर्स निकालती थी और उन ऑर्डर्स को फॉलो करती थी। बट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ए गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट से उन्हें ऑर्डर लेना पड़ता था, वहां से साइन होकर ऑर्डर आता था, फिर बताया जाता था कि लड़ाई लड़नी है, कभी कभी रोक दिया जाता था कि नहीं लड़नी, कभी गवर्नर को चेंज कर दिया जाता था, कभी कमांडर को चेंज कर दिया जाता था। सो गवर्नमेंट कंट्रोल थी, इसीलिए वीक थी। सेकेंड चीज, नेवल पावर, जो इंग्लिश की नेवी थी वो मोर एफिशिएंट थी, मोर पावरफुल थी एज कंपेयर टू द फ्रेंच नेवी। सो नेवल फोर्स में भी एक अपर हैंड मिला किसको, इंग्लैंड को। सो इंग्लैंड कुड इजिली डिफीट द फ्रेंच नेवीज, ये दूसरा तरीका था। और तीसरा जो रीजन था कि जो इंग्लिश था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका पूरा ध्यान किस पे था, व्यापार करने में। पर फ्रेंच ने एक गलती कर दी, फ्रेंच का ध्यान व्यापार करने से हटकर किस पे चला गया, पॉलिटिकल सिनेरियो में, एरियाज को कब्जे में लेने के चक्कर में। और एरियाज को कब्जे में लेने के चक्कर में ट्रेड पर से ध्यान हटने के कारण जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो फ्रेंच की क्या होने लगी, कम होने लगी। और इंग्लिश का फाइनेंशियल कंडीशन क्या था, बहुत ऊपर था। तो पैसे बहुत ज्यादा थे, वेपन्स बहुत ज्यादा थे, हर चीज में जब पैसे ज्यादा होंगे तो ऑलरेडी बहुत अपर हैंड। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थे, नेवी, इकोनॉमिक और गवर्नमेंट द्वारा संचालित होने वाली चीजें। इस वजह से फ्रेंच जो कंपनी थी वो हारी और इंग्लिश ने अपना फुटहोल्ड बना दिया। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि इंग्लिश ने किस तरह जो रीजनल किंग्स थे, जैसे मैसूर के राजा हैदर अली और जो मराठास थे और जो बंगाल था, इन तीन बड़े प्रांतों में और इनके साथ साथ अवध पे, इन सारी जगहों पे धीरे धीरे किस तरह कब्जा किया। सो नाउ जो ट्रेड था वो खत्म होगा और अब इंग्लैंड किस पे आएगा, पॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया को कब्जा करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज 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 कमेंट। Unless you will not comment, we will not get to know how satisfactory are my videos and how you are able to get benefit from such videos. Thank you. Have a nice day.